हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एज में आपका स्वागत है। तो अभी हम कॉपी चेक कर रहे हैं, जो आपकी बार यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हैं उनके उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं। देखते हैं, इन्होंने जो लिखा है उसको चेक करते हैं। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब देखो विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब है आपको बताना कि कैसे टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, उसमें कुछ आर्गूमेंट देने हैं आपको। फिर आपको कुछ बताना पड़ेगा कि भाई नहीं, वही सेम चीज़ें रही, ज़्यादा टर्निंग पॉइंट नहीं रहा। ये कम आएगा। जैसे मान लो कि आप 4 पॉइंट यहाँ लिखते हो तो यहाँ 2 पॉइंट लिखोगे, उससे काम चल जाएगा। या 5 पॉइंट आप लिखोगे तो उससे, क्योंकि आपको ज़्यादा भाई टर्निंग पॉइंट था, तो वो कैसे रहा वो आपको बताना है। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति सभी वर्गों, कृषक, जमींदार, शासक वर्ग, श्रमिक व जनजाति में व्याप्त असंतोष का सामूहिक परिणाम था। ठीक है, क्रांति के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तत्पश्चात भारत का शासन ब्रिटिश काउन के नाम से संचालित हुआ। मेरा मानना है कि आप यहीं पे इंट्रोडक्शन इतना ही रहने देते। ये वाले पॉइंट है भाई, कैसे निर्णायक मोड़ साबित हो, उसमें ये पॉइंट लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिए, आपको इसको जो है मेन बॉडी का पार्ट बनाना, ना कि इंट्रोडक्शन का। भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ कैसे है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का समापन, प्रशासन क्राउन के नियंत्रण में, भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद द्वारा संचालन। ठीक है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको यहाँ आना चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए थोड़ा। गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय काउन का प्रतिनिधित्व, क्राउन की घोषणा जिसमें भारतीय क्षेत्रों का अधिग्रहण न करने का आश्वासन व राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाना। ठीक है, सेना और पुलिस का पुनर्गठन किया गया। धार्मिक रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। ठीक है, क्रांति में मौजूद हिंदू मुस्लिम एकता में सीख कर फूट डालो की राज करो की नीति शुरुआत हुई। भारतीय के प्रति स्वतंत्रता व निष्पक्षता का व्यवहार व कानून के समक्ष समानता का व्यवहार का भरोसा। अब ब्रिटिश भारतीय नागरिकों के प्रति जवाबदेही में जिम्मेदारों को समझा। अब देखो, आपने जो इतने सारे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है चाहिए, देखो 5 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखो, यही बहुत पॉइंट हो जाते हैं। इतने ज़्यादा पॉइंट लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। भारतीय समाज में इस स्वतंत्रता आंदोलन ने जन जागरूकता फैलाया। परिणाम स्वरूप भारतीय कुरीतियों, बाल विवाह, सती प्रथा आदि के खिलाफ भी आंदोलन होने लगे। किसानों व श्रमिकों के अधिकारों के लिए संगठन बने, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया। अब आपको देखो, ये चीज़ आपको समझना है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। तो विश्लेषण कीजिए। अब आप देखो, इन पॉइंटों के अलावा ये भी लिख रहे हो अलग से, थोड़ा इस पर कैसे, तो आप जो इन्हीं को ये इधर मेन आप देखो, इसमें थोड़ा ऐसा कर सकते थे भाई। भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ किस तरीके से था भाई, अंग्रेजों शासन में किस तरीके से बदलाव हुआ है, भारतीय जो सामाजिक तरीका है या जो भी है, तो आप ऐसे करके 2 पॉइंट बना दो, तब उसमें लिख सकते हो। ये तो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। दूसरी ओर धन की निकासी के साथ साथ प्रशासन के भारतीयकरण का मुद्दा जोर मानने लगा। 1857 का विद्रोह में महारानी के घोषणा पत्र के निर्णायक मोड़ थे, जहां से भारतीय समाज संगठित स्वरूप के महत्व समझने लगा और इस हेतु नवजागरण, आधुनिकरण इत्यादि प्रवृत्तियों को मुड़ा, जिसका अंतिम परिणाम स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में परिणित हो। मेरा ये मानना है, थोड़ा क्वेश्चन को आप अलग ही दिशा में ले गए। देखो, 1857 के विद्रोह जो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, तो आपको बताना, जैसे आप ये बताया कंपनी का शासन चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर मैंने क्या बोला, विश्लेषण कीजिए। तो विश्लेषण कीजिए में हमेशा याद रखना कि दोनों पक्ष जरूर आएंगे, आपको वो पक्ष भी लिखना है। आप लिखो कि ठीक है, पहले भी अंग्रेजी राज करे थे, अब भी अंग्रेजी राज करे, बस उन्होंने प्रशासनिक ढांचा चेंज किया है, आज भी भारतीयों को शोषण हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। हाँ, जो चेंजेस हुए वो भी दिखाओ, परंतु जो है सिमिलरिटी है वो भी आपको दिखाना है कि भारतीय शोषण अभी भी जारी रहा। ये चीज़ याद रखिए। आपको वो पॉइंट नहीं दिखा, एक पक्ष जो है नहीं दिख रहा है, और आपने बहुत ज़्यादा लंबा लिखा, इतना ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 4 या 5 पॉइंट लिखो, 2-3 इसके विपक्ष में भी लिखो कि कौन सी चीज़ें थी जो बदली नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब दूसरा अपन चेक करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व का आधारशिला किस प्रकार निर्मित की। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए तो मतलब सबाइस बात आपको डिस्क्राइब करना उस तरीके से ही है, क्लियर करना, मतलब आपको जो भी आप पॉइंट लिखो उसे क्लियर करना कि कैसे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएँ रखी। ये चीज़ याद रखना।
ठीक है, अब ध्यान से देखना। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों ही आधुनिक विश्व की विचारधारा जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवतावाद आदि का बीजारोपण कर आधुनिक विश्व का आधारशिला निर्मित की। ठीक है, आप ये भी अब देखो चाहते हो तो भाई सबाई सी बात है, आधारशिला क्या तत्व होते हैं उस आधार पे, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। अमेरिका क्रांति का योगदान क्या रहा? आधुनिक मानव की प्रगति में एक नया मोड़ साबित, जिसने दुनिया में राष्ट्र राज्य की संकल्पना को जन्म दिया। ठीक है, दुनिया के सामने 4 राजनीतिक आदर्श गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद प्रस्तुत किया। जनतंत्रात्मक व्यवस्था में जन्म दिया एवं सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। परिणामतः अमेरिका की जनतंत्र को जननी कहा गया। ठीक है, अमेरिका क्रांति ने सर्वप्रथम साम्राज्यवाद को पटकने दी तथा राष्ट्रीयता के सिद्धांत से समाज को परिचित कराया। मेरा मानना है कि यहाँ से आप देखो आधुनिक विश्व का आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की, इसमें आप मेरे अनुसार तो आपको ये पॉइंट लिखने चाहिए। ठीक है, आपने पॉइंट लिखे वो भी ठीक है। इसमें आप देखो पावर ऑफ सेपरेशन का पहली बार कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो अमेरिका से जो है वहीं से आता है, अमेरिका क्रांति से। ठीक है, वो ज़रूर आपको पॉइंट मेंशन करना चाहिए था। दूसरी बात, पहली बार जो डेमोक्रेसी की बात की गई। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया से सीखा है भाई। डेमोक्रेसी जो बात है सबसे पहले यहीं से आती है। ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मानवाधिकार जो है उस चीज़ें वैसी आती है वहाँ से। और इन्होंने तो विश्व का निर्माण किया ना, विश्व के जो हर जो नवराष्ट्र जो देश थे उन्होंने वहाँ से सीखा, भारत ने भी सीखा। फ्रांस की क्रांति का योगदान, राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसी विचारधाराओं का जन्म, परिणाम के रूप में यूनान की स्वतंत्रता और जर्मनी व इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन तथा फ्रांस की क्रांति पर उपनिवेशों प्रभाव, जैसे भारत में टिप्पू सुल्तान। ठीक है, आधुनिक राजनीति का बीजारोपण किया, वामपथ का दक्षिण पथ का जन्म, राष्ट्रीय पहचान को निर्मित कर राष्ट्रवाद को विश्व को परिचित कराया। नहीं 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 नहीं, आपको इसमें लिखना है फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है? बंधुता, ये सारी चीज़ें जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम, स्वतंत्रता की इनकी मांग होती है। तो विश्व का आधार सिलाई, जैसे आज विश्व के आधार सिलाई क्या है, मतलब कोई भी अगर कोई कंट्री नया कंट्री बनता है सबसे पहले क्या है? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि राजतंत्र था। यहाँ पे आप लिखो फ्रांसीसी क्रांति से ये सीखा कि राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ कैसे मूव ऑन हुआ जाता है। ठीक है, भाईचारा, बंधुत्व की जो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा नारा था, वो सारी चीज़ें लिखो। थोड़ा आपका इस क्वेश्चन में मतलब ठीक है आप लिख रहे हो भी, पर मेरा मानना है जो मेन पॉइंट है वो नहीं छूटने चाहिए। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि आज के समय के लगभग सभी प्रवृत्तियां जिनके आधार पर किसी राष्ट्र को नीति कहा जाए, वे प्रवृत्ति अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। चलो ठीक है, कोई नहीं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो आपको मूल्यांकन करने मतलब आपको कितना लगता है कि भाई बिस्मार्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी वो लिखोगे। दूसरी बात, अन्य जो सहायक थे उनकी भी भूमिका लिखोगे, याद रखना। जैसे वहाँ का जो चांसलर होता है, शायद जो भी है, केसर करके नाम कुछ होता है, जो है उसका भी आप भूमिका लिखोगे। ऐसे नहीं कि बिस्मार्क के, अब देखो ये मूल्यांकन करने का मतलब ये होता है कि आपको ठीक है बिस्मार्क के बारे में तो लिखना है, साथ में जो अन्य तत्व थे उनके बारे में जरूर लिखना है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। जर्मनी के एकीकरण प्रशा जैसे शक्तिशाली राज्य के अंतर्गत हुआ, जिसमें प्रशा के चांसलर बिस्मार्क ने कूटनीति एवं सैन्य शक्ति के उपयोग से एकीकरण को संभव किया। ठीक है, बिस्मार्क का योगदान, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में व्यवहारिक राजनीति को अपनाया और नैतिकता के बजाय शक्ति व लाभ पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, लोहे रक्त की नीति को अपनाकर युद्ध और सैन्य शक्ति को प्रयोग किया, सही है। जर्मनी का एकीकरण 3 मुद्दों से संभव हुआ। डेनमार्क युद्ध 1800, चलिए ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होता है, फ्रांस प्रशा युद्ध होता है। ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध को राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए बिस्मार्क ने राजनीतिक और चतुराई कूटनीति का सहारा लिया। नकारात्मक पक्ष, बिस्मार्क की सैन्यवादी और आक्रामक नीतियों ने भविष्य में यूरोप में संघर्ष को जन्म दिया। अब ये अलग से देखो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है यार, आपको ये अलग से नहीं दर्शाना। मैंने क्या बोला, आपको ये दिखाना है कि देखो भाई जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भाई उसकी भूमिका तो है ही, साथ में आपको जो है अदर जो थी जिनकी भी भूमिका उनके बारे में भी जरूर बताना है। तो ये चीज़ याद रखिए। नकारात्मक पक्ष से ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप आखिरी में कंक्लूजन जरूर लिख सकते थे भाई ये ठीक है उन्होंने करवाया, परंतु अलग से मत लिखो। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि बिस्मार्क जो जर्मनी का लॉ चांसलर के रूप में याद किया जाता है, उन्होंने आधुनिक जर्मनी की नींव गढ़ी। बस मैं फिर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे शायद विलियम द्वितीय केस जो भी है उनका भी योगदान आएगा, ऐसा नहीं कि बिस्मार्क का ही योगदान था। तो वो चीज़ भी आप थोड़ा लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं हमेशा देख रहा हूँ कि तुम लोग जो आंसर लिख रहे हो उसमें एक पक्ष हमेशा गायब रह रहा है, तो पिछले जो वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझ के आप आंसर लिखिए। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए, कमेंट करना है।
अब आप इसका योगदान दिखाओगे अलीगढ़ मुस्लिम जो आंदोलन है, परंतु इसकी कमियां भी बताओगे आप। भाई कमियां क्या थी कि ये पूरा कुछ ज़्यादा ही जो है तुष्टिकरण के कारण जो है फिर भारतीय जो है उसके खिलाफ भी हो जाते हैं, उस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान भारतीय परिदृश्य मुस्लिम समुदाय के भीतर एक महान सुधारक, एक शिक्षाविद और आधुनिकतावादी के रूप में उभरे थे, ठीक है। आधुनिक शिक्षा में इनका योगदान। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, उन्हें यूरोपीय विज्ञान में प्रौद्योगिकी का आह्वान किया, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब इसमें लिख सकते हो कि वो जो मुस्लिमों में क्या था कि धार्मिक रूढ़िवादी तत्व बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे, एजुकेशन ले नहीं रहे थे, तो नए रोजगार मिल नहीं रहे थे, तो उनकी स्थिति से परेशान होकर बोलते कि नहीं आप न्यू एजुकेशन अपनाइए, उससे जो है चीज़ें आपको सही होगी। इस उद्देश्य से 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार हेतु 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि यदि मुस्लिम समुदाय आधुनिक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसकी प्रगति संभव होगी। इसी कारण उन्होंने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की तर्ज पर साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा आपने, ठीक है। सैयद अहमद खान की शिक्षा के प्रमुख तत्व। अब देखो ये इतना कोई ज़रूरी नहीं था, आपने इतने मेन पॉइंट लिख दिए, बस उतना याद रखना, ठीक है, अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व, पाश्चात्य ज्ञान पर बल, महिला शिक्षा समर्थक थे, सबके लिए एक समान शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व, प्रगतिवादी एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा, कांड का विरोध, वैज्ञानिक शिक्षा। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं था, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। आपने जो ये पॉइंट लिखे ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, आपको नंबर इसी से मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ये कोई ज़रूरी नहीं, फालतू में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ये। नकारात्मक पहले केवल मुस्लिम समुदाय को केंद्रित रखकर शिक्षा में योगदान, कुछ समय बाद ब्रिटिश नीतियों के पोषक बन गए। हाँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखो कि जैसे वो क्या होता है ना, फिर कांग्रेस के ही विरोधी बन जाते हैं और तुष्टीकरण की नीति का शिकार हो जाते हैं अंग्रेजों के, तो वो फिर जो है स्वाभाविक सी बात है, विभाजन की जो नीति होती है उसको भी बढ़ावा देते हैं, तो ये कमियाँ थी, ठीक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान को भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत थे तथा साथ ही समाज सुधारक में इनका अमूल्य योगदान रहा है, ठीक। आपने अच्छा पॉइंट लिखा, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे ये कोई ज़रूरत नहीं था, इसमें एक आध पॉइंट और जोड़ सकते थे, ठीक है, अच्छा है। आगे देखो, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। अब जो डिस्क्राइब करना तो आपको एकदम डिटेल में बताना है, ठीक है, कैसे उन्होंने किया, प्रेस की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता व उग्रवादी विचारधारा के पोषक बाल गंगाधर तिलक ने प्रेस की आज़ादी को आंदोलन का प्रमुख हथियार बनाया। मैं अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरण किया। योगदान, राष्ट्रवादी पत्रकारिता की शुरुआत, तिलक ने केसरी व मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की एवं जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। अब एक बार थोड़ा समझो ध्यान से, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का योगदान, मतलब आपको ये बताना है कि उन्होंने प्रेस की आज़ादी को किस तरह बना के रखा। उन्होंने क्या, जैसे मान लो कि ये प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कानून लाते थे, उनका कैसे विरोध किया, वो बताना, ना कि इन्होंने ये नहीं बताना कि आप वो क्या छाप रहे हैं, वो नहीं, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन की डिमांड समझो। ब्रिटिश सरकार संघर्ष, 1897 प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार की उदासीनता की आलोचना के परिणामतः राजद्रोह के आरोप में मांडले जेल गए। अब इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वराज और प्रेस की स्वतंत्रता, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से तिलक ने स्वराज मेरा जनसिंह अधिकार है इसे मैं लेकर अवगा प्रचारित किया। भारतीय के अधिकार अहम प्रेस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 1860 को राजद्रोह मुकदमा, 1808 में केसरी में छपे लेख के कारण दूसरा राजद्रोह मुकदमा, परिणाम तो 6 वर्ष की कारावास। अपनी लेखनी से भारतीयों ने स्वतंत्रता की भावना को प्रबल की। निष्कर्ष कह सकते हैं कि तिलक ने पत्रकारिता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक मजबूत हथियार के रूप में अपनाया। साथ ही उन्होंने अपने लेखों से प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व को स्थापित किया। अब मुझे बताओ कि देखो ध्यान से समझो, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का योगदान। आपने तो ये लिखा है कि भाई वो क्या क्या कर रहे थे, वो नहीं, ये लिखो कि कैसे उन्होंने प्रेस की आज़ादी को बनाए रखा। तो थोड़ा बहुत मेरा मानना है कि एक बार थोड़ा इस पर अच्छे से सर्च करो, ये इस क्वेश्चन में कमी है कंटेंट में, जो मतलब आप थोड़ा क्वेश्चन को अलग वैसे समझ के ले गए, ठीक है। उन्होंने केसरी निकाला, ये सब है, मराठी में निकाला, ठीक है, परंतु कैसे उन्होंने सुनिश्चित किया, कैसे संघर्ष किया, ठीक है, कैसे मान लो, जैसे मान लो वो प्रतिबंध एक्ट ला रहे तो उसका कैसे विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना, वो चीज़ आपको बतानी थी इसमें। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड होगी। आधुनिक मूल्य से इसकी क्या भिन्नता है, ठीक है, ये भी आप इसका टेबल बना के दर्शाओ। व्याख्या करना है, ठीक है, तो फिर रहने देना टेबल मार्केट, टेबल थोड़ा बहुत दर्शा सकते हो, उसको थोड़ा 1-2 पॉइंट जैसा भी चाहो वैसे कर सकते हो।
मूल्य से तात्पर्य विश्वास, आदर्श और आकांक्षाओं से जो व्यक्ति के आचरण में सद्गुण रूप में व्यक्त होते हैं। ये समाज व संस्कृति के सापेक्ष होते हैं। ठीक है, मैं कितनी बार बोला हूँ, ठीक है, याद रखना ये चीज़। एग्जाम्पल जरूर लिखो, बिना एग्जाम्पल एथिक्स नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। ठीक है, पारंपरिक मूल्य, परंपरागत मूल्य भारतीय समाज में वे आदर्श, रीति रिवाज और नैतिक सिद्धांत जो पीढ़ियों से समाज में प्रचलित है। जैसे भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्य: परिवार, समाज स्तर पर संयुक्त परिवार, बुजुर्गों को सम्मान, विवाह व्यवस्था। धार्मिक व आध्यात्मिक मूल्य: पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, पूजा पाठ आदि। नैतिक व सांस्कृतिक मूल्य: हिंसा, सत्य, धैर्य, गुरु शिक्षा, परंपरा, समाज के प्रति कर्तव्य बोध। ठीक है, पर यहाँ पे चाहे छोटा मोटा एग्जाम्पल तो जरूर देना एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आधुनिक मूल्य, आधुनिक मूल्य से भिन्नता, ये बहुत शाबाश, आपने टेबल बना के लिखा है। परंपरागत मूल्य और आधुनिक मूल्य: संयुक्त परिवार को प्राथमिकता, एकल परिवार की प्रवृत्ति। ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिक महत्व, धर्म और आध्यात्मिकता पर बल, तर्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल, विवाह का पारंपरिक स्वरूप, प्रेम विवाह इन लिविंग रिलेशन की स्वीकृति, बहुत अच्छा। सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा, स्वतंत्र निर्णय लेने की परंपरा। ठीक है, गौरतलब है कि वर्तमान आधुनिकता के युग में जहाँ व्यक्तिवाद और मानवतावाद, देखो थोड़ा ना इसमें एक और, हाँ, सामूहिक निर्णय, तो यहाँ पे देखो समाज को मतलब प्राथमिकता दी जाती है, परंतु अभी जो है व्यक्तिवाद को प्राथमिकता दी जाती है, इस तरीके। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा आपने। व्यक्तिवाद और मानववाद के कारण पारंपरिक मूल्य के प्रति दूरियां बढ़ती जा रही है। वहीं हमें वर्तमान समय की जरूरत और सतत समाज के निर्माण के लिए पारिवारिक व आधुनिक मूल्य में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा आपने ये इसका आंसर। मूल्य सर्जन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, ध्यान से समझना। तो आप अलग अलग दिखाओगे, परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या होती है, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका क्या होती है। ठीक है, मतलब आपको बताना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज़ याद रखना। मान लो परिवार में अगर अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, समाज में नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। मूल्य से तात्पर्य आदर्श, विश्वास और आकांक्षाओं से है जो व्यक्ति के आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। ये मूल्य समाज तथा संस्कृति सापेक्ष होते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, ये थोड़ा बहुत कमी है, याद रखना ये चीज़। मूल्य सृजन में परिवार की भूमिका क्या है? परिवार बालक का प्रथम विद्यालय होता है, तब उसके आधारभूत मूल्यों का विकास परिवार में ही हो जाता है। जैसे माँ द्वारा सहनशीलता, चोरी न करना, सत्यता, ईमानदारी, साहस। पिता द्वारा साहस, कर्मशीलता। दादा दादी नैतिक आचरण, प्रेम, वात्सल्य, सामाजिक कार्य। भाई बहन शेयरिंग, लिंग, सहिष्णुता। बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखा है आपने। यहाँ पे चाहो तो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे माँ द्वारा शिवाजी को मिलता है, पिता द्वारा जो है किसको मिलेगा, जो भी है। अगर इस टाइप के एग्जाम्पल डाल पाए तो और भी अच्छा रहेगा। कभी कभी परिवार में कुछ नकारात्मक मूल्य विकसित होने के कारण बच्चे भी उन्हीं व्यक्तित्व में ले लेते हैं, जैसे पितृसत्तात्मक सोचे। एकदम सही बात, ये आपने सही किया। यहाँ पे मूल्य सृजन में समाज की भूमिका, बालक समाज से जीवन भर सीखता है, अर्थात ये सोशल से सोशल होने की प्रक्रिया है। आप मतलब सामाजिकरण से, ठीक है, हाँ, व्यक्तिगत से सामाजिक होता है। समाज में व्यक्ति के व्यापक वातावरण प्राप्त होता है। सामाजिक मूल्य जैसे सहयोग व सामूहिकता, सहिष्णुता, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, सामाजिक प्रथाएं आदि। ठीक है, इसमें थोड़ा सामूहिक सहयोग करना, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं। नकारात्मक पक्ष, चूँकि मूल्य समाज के सापेक्ष होता है, तब व्यक्ति कुछ ऐसे मूल्यों को भी अपना लेता है जो अन्य समाज में प्रतिबिंब होते हैं, जैसे मांसाहार। नहीं, थोड़ा इसमें बचो, इसमें बचो, ये वाला नहीं। इसमें आप ये डालो ना, जैसे मान लो अगर अच्छे समाज में रहोगे तो सहिष्णुता सीखोगे। ठीक है, वहीं अगर आप खराब समाज में रह रहे हो तो धार्मिक जो सांप्रदायिकता सीखोगे। ये लिखो ना आप, ये क्या लिख रहे हो, मांसाहार वासाहार मत लिखो, ये गलत पॉइंट है, ये याद रखना। सांप्रदायिकता लिखो, ठीक है। हिंसा लिखो, कैसे समाज में अगर जन्म ले रहा है तो हिंसा सीखेगा, सांप्रदायिकता सीखेगा। मूल्य सृजन में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, शिक्षण संस्थाएं बालक के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्य के विकास में व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने में योगदान देते हैं, जैसे भाईचारा, नागरिक दायित्व, सामूहिक गतिविधि, नैतिकता, शिक्षक समान, समाज सेवा। ठीक है। नकारात्मक पक्ष, कभी कभी शिक्षण संस्थाएं भी रेडिकल रूप में ऐसे मूल्य विकसित कर देते हैं जो अन्य मूल्यों को प्रभावित करते हैं, जैसे कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब पर रोक ने हिंदू बच्चों में उनके प्रति नकारात्मक मूल्य विकसित किए। थोड़ा इस टाइप के थोड़ा लिखने से बचिए। देखो शैक्षणिक संस्थाओं में क्या होता है, अगर मान लो अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं हो तो ध्यान से समझना कि वो गांधी जैसे आदर्शवादी, विवेकानंद जैसे बच्चे निकलेंगे, अच्छे मतलब स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, वहीं जो चीज़ है कि अगर मान लो अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो स्वाभाविक सी बात है ख़त्म होगी। ठीक है, वो समाज में सामाजिक संतुलन बनाने में असमंजस होगी, जातिवाद को बढ़ावा देंगे। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति होती है, उस तरीके की राजनीति या जो भी है, समझो ये चीज़, ये थोड़ा लिखने से बचो।
इस टाइप के एग्जाम्पल। ध्यातव्य है कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है, अतः परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाएं व्यक्तिगत निर्माण में समाज संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चाहो तो यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे आखिर में एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे मान लो कि एजुकेशन तो उसको भी मिला, लादेन को, परंतु वो क्या करता है, सामूहिक विनाश का काम करता है। ठीक है, वहीं अब्दुल कलाम है, उनको एजुकेशन मिलता है तो वो प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। तो वो एग्जांपल लिखो, इस टाइप के एग्जांपल लिखने से बचो, फालतू के एग्जांपल मत लिखो। यहाँ पे भी एक गलत एग्जांपल है, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा अच्छा एग्जांपल यूज करो। ठीक है, आगे देखो, नीति शास्त्र क्या है, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इससे पूरा आंसर घूमेगा। पहले तो ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो अच्छे बुरे, सही और गलत, उचित अनुचित के बीच अंतर करने में हमारी सहायता करता है। नीति शास्त्र का मानव आचरण के लिए मार्गदर्शक भी कहा जाता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे करके, कैसे आपको करता है ये बताओ एग्जाम्पल करके, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, मानव जीवन में इसकी भूमिका क्या होती है। अब देखो, मानव जीवन में भूमिका पूछा तो आप हर जगह लिखो, अलग बनाओ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, इस तरीके से बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपका आंसर, ये चीज़ याद रखना। व्यक्तिगत जीवन में नीति शास्त्र आत्म अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है एवं अन्य के प्रति सहिष्णुता, संवेदनशीलता के मूल्य विकसित करता है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखो, जैसे, ये चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे कम मार्क्स मिलेंगे, एग्जाम्पल जैसे मिलेंगे कम से कम आधा 1 नंबर बढ़ जाएगा आपका। सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र समाज में शांति सद्भाव बनाए रखने, भेदभाव समाप्त कर समता, सौहार्द बढ़ाने व अधिकारों के कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कैसे, ये आपको एक्सप्लेन करना है ताकि उसको क्लियर। पेशेवर जीवन में कार्यस्थल पर नैतिकता, भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। आप यहाँ पे लिखो ना एग्जाम्पल, जैसे कौन, अपने कोई भी IAS अधिकारी है, ठीक है, उनका नाम लिखो। तो इस तरीके से नाम लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे तो बहुत अच्छा होता है। आप ये चीज़ समझिए कि इनका नाम जैसे आप उनका लिख सकते हो, कौन है जो अभी वो लगभग 450 बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं। ठीक है, भला जो भी है, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है उनके बारे में लिखिए। प्रशासन और राजनीतिक जीवन में सुशासन, नैतिक नेतृत्व, लोक सेवा नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार और रक्षा, पर्यावरणीय नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, नकारात्मक पक्ष, चूँकि नीति शास्त्र नैतिक नियमों के सिद्धांत आता है, कभी कभी ये सिर्फ सिद्धांतों में ही रह जाते हैं, व्यवहार में नहीं अपना पाते। उदाहरण, किसी मांसाहारी व्यक्ति द्वारा मच्छर या मक्खी के मारने पर जानवर के अधिकारों का हवाला देना। ऐसे एग्जाम्पल मत लिखो। देखो कभी क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना, ये आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो इसकी भूमिका क्या है, विवेचना कीजिए। पर मोस्टली तो अपन देखते हैं कि भाई इसकी भूमिका जो सकारात्मक ही रहते हैं, पर कभी कभी देखने मिलते हैं नकारात्मक। कैसे, जैसे अपन क्या है, पारंपरिक मूल्य और आधुनिक मूल्य में अपनाने में कभी कभी असमंजस की स्थिति में होता है, तो वहाँ पे जो है अपन जो है एथिकल डायलेमा जैसी स्थिति झेलते हैं, वो भी एक चीज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, पारिवारिक और सार्वजनिक जो मूल्य होते हैं, या पारिवारिक होता है ना कि पर्सनल और ऑफिशियल रिलेशनशिप है, उसमें अपन जो है कॉन्ट्राडिक्शन झेलते हैं। तो ये चीज़ याद रखो कि ऐसे एग्जाम्पल मत लिखो, थोड़ा क्लियर करो, इसमें थोड़ा काम करिए। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र मानव जीवन को सफल बनाने एवं आत्मसंतुष्टि प्रदान करने में तथा समाज को प्रगतिशील बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सही है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे 2 बूंद जिंदगी के एग्जांपल वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसी को ही बोलते हैं। सामाजिक प्रभाव और अनुनय कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे लिखो जरूर। वही अनुनय किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन करने की मजबूत प्रक्रिया जो मुख्य रूप से संचार गतिविधियों की संचालित होती है। जैसे लाइबॉय का जो वो क्या होता है, साबुन होता है, उसका जो है कोई भी उसमें एक कोट पहन के जो आता है, उसमें बताता डॉक्टर द्वारा प्रमाणित, इस तरीके से याद रखना। अभी जो शाहरुख खान भी जो ला रहा है, जो भी है, मतलब समझो इस तरीके को उसको अनुनय बोलते हैं। उसमें और डॉक्टर आपको दिखाया जाएगा, जैसे डेंटिस्ट का कोई अगर एड आता है, उसमें इस तरीके से किया जाता है, तो वो चीज़ याद रखना। सामाजिक प्रभाव अनुनय द्वारा व्यवहार परिवर्तन के तरीके, कानून, नियम और संविधान द्वारा, उदाहरण संवैधानिक मूल्यों व आदर्शों का पालन तथा मौलिक कर्तव्य आदि। ठीक है, रोल मॉडल का प्रेरणादायक व्यक्ति द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन में विद्या बालन, अमिताभ बच्चन का दरवाजा बंद अभियान बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
सामाजिक संपर्क द्वारा समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया में उचित अनुचित के बहुत से, ठीक है। आदर्श व्यक्ति द्वारा महात्मा गांधी जी के सत्य अहिंसा पर्यावरण संबंधी विचारों का प्रभाव, ठीक है। सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प द्वारा प्रोजेक्ट 367 पहल अरुणाचल प्रदेश के सिविल सर्विस अधिकारी 2016 बेस से, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने मानवीय व्यवहार नहीं किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तन को सुलभ रास्ते हैं, ठीक है। अच्छा है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हो लिखो, थोड़ा और क्लियरिटी लाओ वो तो ज़्यादा अच्छा है। इथिक्स के आपने आंसर फिर भी बहुत अच्छे लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा को जो कमी है मैंने बताई है उसको आप दूर कीजिए, बहुत अच्छा करोगे आप, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए, मतलब लॉजिकली बताना कैसे, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप लिख दो। ये चीज़ याद रखना, आपको बताना कि कैसे भारतीय राजनीति मध्यम मार्गी का दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के शिखर पुरुष गांधी जी जिन्होंने सत्य अहिंसा सत्याग्रह के प्रयोग के माध्यम से भारतीय जन को मध्यम मार्गी होने के लिए जागरूक किया। भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये लिखना आपको, ठीक है। देखते हैं आपने गांधी जी का मध्यम मार्गी दृष्टिकोण। गांधी जी ने हिंसा के स्थान पर अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। उनका यह तरीका क्रांतिकारी संघर्ष और ब्रिटिश के समर्थक नीतियों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण था। अब देखो, सबसे पहली बात सोचो, भारतीय राजनीति का मध्यम मार्गी है। मध्यम मार्गी है तो सब एक सी बात है, ध्यान समझ रहे हैं। जब गांधी जी इंडिया में आते हैं उससे पहले क्या चल रहा था, नरम दल और गरम दल। याद रखना, इसमें बताना कि आप ये दोनों में कैसे बैलेंस रखता है। कुछ चीज़ें नरम दल की लेते हैं, कुछ चीज़ें गरम दल की लेते हैं, इसलिए इनको मध्यम मार्गी बोला जाता है। अब देखते हैं आपने लिखा है क्या वो चीज़। उन्होंने चरमपंथियों जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उदारवादियों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। अरे नहीं, चरमपंथियों में ये नहीं आएंगे, चरमपंथियों में लाल बाल पाल आएंगे, याद रखना ये चीज़। भगत सिंह तो क्रांतिकारी थे, ये चीज़ याद रखना। नहीं, ये एग्जाम्पल मत लिखो, थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आप जो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक, लाला लाजपत राय है, अरविंद घोष है, हरिदास दादाभाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके बीच का जो है काम करते हैं, ये चीज़ याद रखना। कभी भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता ना करके हर विरोध को बातचीत और नैतिक शक्ति से आगे बढ़ाने की कोशिश, कभी भी एक्सट्रीम वर्ड लिखने से बचो, ठीक है, आगे बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। दलितों को उत्थान, हिंदू मुस्लिम एकता और ग्राम स्वराज्य पर जोर दिया, जिससे समाज में समरसता बनी रहे। उन्होंने असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु चोरा चोरी जैसी घटना से आंदोलन स्थिति के संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। अरे नहीं नहीं, आपने थोड़ा इसमें अलग ले गए। देखो, भारतीय राजनीति मध्य मार्गी, मैं फिर बता रहा हूँ, नरम दल और गरम दल, ठीक है। अब ये जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब जैसे मान लो इन्होंने क्या करते थे, ये लोग ये पहले लेटर लिखते थे, ठीक है, ये थोड़ा बोलते थे धरना प्रदर्शन करो, ये दोनों चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी आपको, इसमें आप अलग लेके चले गए। अब इसमें आलोचना क्या पूछ रहा है, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए, नो, तो ये वाला बात आएगी नहीं, आप ये क्यों लिख रहे हो, आलोचना क्यों आएगा नहीं इसमें। मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन के तर्कपूर्ण, आपको लॉजिकल बताना कि कैसे जो है मध्यम मार्गी थे, भारतीय राजनीतिक मध्यम मार्गी थे, उसमें वो या गरम दल और नरम दल की जो चीज़ें दोनों अपनाई उन्होंने, उनके एग्जाम्पल लिखो आप। जैसे अब देखो, नरम दल क्या थे, वो हाई क्लास को प्रमोट कर रहे थे, ये थोड़ा बहुत प्रसार करना चाहते, तो इन्होंने ये चीज़ भी अपनाई, उस तरीके से आपके पॉइंट आएंगे। ये थोड़ा नहीं, ये नकारात्मक पॉइंट नहीं आएंगे इसमें। कुछ लोगों ने इसे अत्यधिक लचीला और धीमा बताया, सुभाष चंद्र बोस नहीं, क्रांतिकारी प्रभावी नहीं होना ना, नहीं, ये चीज़ की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। अतः निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि कुछ नकारात्मक परिणाम छोड़ दे तो गांधी ने मध्यम मार्गी दृष्टिकोण से भारतीय को परिचित करवाया। यह दृष्टिकोण के अनटू द लास्ट का प्रभाव का ही परिणाम है। अरे अनटू द लास्ट का तो परिणाम ये होता है कि सर्वोदय, सबका कल्याण होना चाहिए, लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा उसका भी परिणाम होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से यूज करो इन चीज़ों का, कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके आंसर के प्रति। ठीक है, आगे देखो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण कीजिए, बस परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए भाई, कितना बड़ा योगदान था इसका, ठीक है, योगदान और कुछ कमियां थी, ठीक है, योगदान वो दोनों चीज़ें बताने, योगदान ज़्यादा रहेगा।
भारतीय बस मतलब योगदान कमियां बताना नहीं है यहाँ पे, आपको ये बताना कि हाँ इसका योगदान तो था ही, पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यही नहीं, इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सुभाष चंद्र बोस जो अपना प्रयास कर रहे थे उसका भी योगदान है, ये चीज़ याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक चरण के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जन को स्वतंत्रता प्राप्त करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। योगदान, इस आंदोलन ने जन जन को आंदोलन से जोड़ा और पूरे भारत में अंग्रेज शासन विरोधी असंतोष फैलाया। ठीक है। छात्रों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों को बड़े स्तर पर योगदान। ठीक है। अहिंसक रूप से शुरू किंतु जल्दी ही व्यापक हिंसा और विद्रोह में बदला। अरे नहीं, ये चीज़ मत लिखना, उल्टा ये लिखो समानता सरकारें बनी थी। ठीक है। लोग शासन कर पाए, उसे एक अनुभव भी मिला कि हम कर सकते हैं भारत अगर अंग्रेज छोड़ के जाएंगे। ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति के सार्वभौमिक प्रदर्शन, अमेरिका व अन्य मित्र राष्ट्र द्वारा ब्रिटिश दमन का नीति को सवाल उठाए, ब्रिटेन पर भारत स्वतंत्रता का दबाव बनाया। इस आंदोलन के परिणाम तब ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारत में शासन की राह सरल नहीं, फल से 1947 में भारत स्वतंत्र। अरे नहीं, थोड़ा इसके अच्छे से पढ़िए आप इसके बारे में। नकारात्मक पक्ष नहीं लिखना भाई, आपको ये चीज़ समझो, मैं फिर बता रहा हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान का परीक्षण कीजिए, मतलब यही बताना है कि भाई भारत को आज़ादी जो मिली है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की कितनी योगदान है, तो आप बताओगे ना हाँ ठीक है योगदान है। इसे क्रिप्स मिशन कैसा बदलता, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है भाई। इसके कारण जो कैबिनेट मिशन आया और उसको मानना पड़ा कि संविधान सभा का गठन होगा और भारत को आज़ादी दी जाएगी। परंतु याद रखना कि इसके अलावा आपको अन्य पक्ष भी लिखने चाहिए। भाई सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ादी हिंद फौज है उसका भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आप अलग पक्ष में लेंगे, ये नकारात्मक पक्ष नहीं लिखना इसमें। नेतृत्व के जेल में जाने के कारण आंदोलन दिशा हुई, नहीं, ये सब सारी चीज़ें नहीं आएगी, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं। अतः निष्कर्ष रूप में भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन जिसने भारतीय स्वतंत्रता राह आसान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो थोड़ा आप। ठीक है, आगे देखो। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव कैसे रहा, उसका आलोचनात्मक बताना, तो मतलब पॉजिटिव भी बताना है, उसका प्रभाव जो पॉजिटिव रहा वो भी बताना, नेगेटिव जो रहा वो भी बताना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की जब पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से अंतरक्रिया हुई तब भारतीय शिक्षा पद्धति में तर्कवाद, बुद्धिवाद आदि का विकास हुआ, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी थे। पाश्चात्य प्रभाव के सकारात्मक पक्ष, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना। ठीक है, व्यवस्थित पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, 1835 में लॉर्ड मैकॉले शिक्षा नीति। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का तर्कवाद का विकास, गणित, इंजीनियरिंग आदि विषयों का अध्ययन, धार्मिक रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को चुनौती, उत्तरक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा। ठीक है, आधुनिक राजनीति को सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता को प्रोत्साहन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता, राम मोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा पाश्चात्य शिक्षा की वकालत, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार, महिला के विद्यालय की स्थापना, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई आदि का योगदान। ठीक है, पाश्चात्य प्रभाव का नकारात्मक पक्ष, पारंपरिक भारतीय शिक्षा का ह्रास, अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक प्रभाव, असमान शिक्षा प्रणाली, औपनिवेशिक मानसिकता और सांस्कृतिक दमन। ठीक है, निष्कर्ष एक आज कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय शिक्षा में पाश्चात्य प्रभाव से वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भारत में आधुनिकता का अंकुर फूटा, लेकिन इसके नकारात्मक पक्षों की भी नकारा नहीं जा सकता। सही है, पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ही हो रहा है, थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दो, दोनों पक्ष एक जैसे ही हो रहे। अब आगे देखो। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। ठीक है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या तो मतलब आपको एक्सप्लेन करना कि कैसे कैसे वो क्या कैसे किया, ध्यान से समझना, कैसे उसने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त किया। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई ब्रिटिश कंपनी ने सतत प्रयास से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार ढालते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब तो ये कंक्लूजन वेव टाइप से हो रहा, थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों पे, इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग होना चाहिए। कैसे क्षतिग्रस्त किया? उपनिवेशवाद के पहले चरण, व्यावसायिक पूंजीवाद 1773 से 1813 तक, धन की निकासी प्रारंभ। ठीक है, भारतीय राज्यों से प्राप्त राजस्व भारत में निवेशित कर अधिशेष विदेश में स्थानांतरण। सही है, बंगाल में कारीगरों को कच्चा माल अधिक कीमत पर और उनसे तैयार माल सस्ती कीमत पर खरीदा। ठीक है, अधिक क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 तक, कृषि के अंतर्गत नकदी फसलों को प्रोत्साहन, परिणाम अकाल ऋणग्रस्तता, भारत को कच्चे माल के निर्यातक व तैयार माल के आयातक में बदला, परिणाम हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, बेरोजगारी, गरीबी, कुटीर उद्योगों का समाप्त, कृषि पर दबाव बढ़ा। एकदम सही है। यातायात और संचार के विकास से सेवा क्षेत्र का विकास, परिणाम द्वितीय क्षेत्र विकास से पिछड़ा। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, वित्तीय पूंजीवाद
1858 से 1947। भारत से प्राप्त मुनाफे को ब्रिटेन में होम चार्जेस के रूप में ट्रांसफ़र, कर्ज का भुगतान भारतीय राजस्व से। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट लिखे हैं, सही है। ठीक है, उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त है कि ब्रिटिश शासन ने अपने 200 वर्षों के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था का अपंग बना दिया, जिसका परिणाम आज द्वितीय क्षेत्र के विकसित न होने के रूप में भी झेल रहा है। ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी ये भी रहती है इसी कारण से, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक, आगे देखो। नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? आपको पहले ही डिमांड ये है, मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखो, नीति शास्त्र में मानव कर्म मुख्य रूप से यह समझने पर केंद्रित है कि मानव किस प्रकार नैतिक अथवा अनैतिक कार्य करता है और उसका परिणाम क्या होता है। नीति शास्त्र में कर्म को नैतिकता पर सही गलत के आधार पर परखा जा सकता है। जैसे एक करके एग्जाम्पल भी लिखो आप। मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम क्या होते हैं? निर्धारक क्या है? संस्कार, परिवेश, शिक्षा, ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव, अंतरात्मा की आवाज़, चरित्र निर्माण, मानसिक संतुलन, निर्णय निर्माण क्षमता बेहतर होती है। सामाजिक स्तर पर निर्धारक क्या? समाज का वैविध्य, समरूपी, विषमरूपी, पारिवारिक मूल्य, दया, करुणा, साहस सिखाते हैं। सामाजिक मानदंड और परंपराएं, स्वैच्छिक कार्य, सहकर्मी और समुदाय। ठीक है, परिणाम क्या रहेगी? समरसता, सामाजिक विश्वास और स्थिरता, सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारा, आपराधिक गतिविधि कमी। ठीक है, शासन प्रशासन में कानूनी ढांचा, नैतिकता को मजबूती मिलती है। सरकार और प्रशासन, संविधान, न्यायपालिका, लोक प्रचार। ठीक है, परिणाम क्या? जवाबदेही एवं पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, लोकतंत्र की मजबूती। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, बहुपक्षीय संस्थाएं, आपसी सहमति, विभिन्न कॉन्फ्रेंस। परिणाम के वैश्विक शांति, सतत विकास, नैतिक कूटनीति रहती है इससे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नीति शास्त्र में मानव कर्म को केवल सही या गलत तक सीमित न करके इसे परिस्थिति व परिणामों के आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए, तभी किसी कार्य की नैतिकता या अनैतिकता को सही पता चल जाएगा। ठीक है, आपने अच्छे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, निर्धारक क्या होते हैं, परिणाम की विवेचना कीजिए। ठीक है, सही है, अच्छा है। पॉजिटिव नेगेटिव आपने दोनों लिखा है। ठीक है, क्या आप स्वीकारते हैं कि जन संस्थाएं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल है? तो आपको दोनों आर्ग्यूमेंट देना है भाई, सफल है तो कहाँ तक है, असफल है तो कहाँ तक है। जन संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो समाज के कल्याण, विकास और प्रशासन से जुड़ी होती है। ये संस्थाएं सरकार, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय द्वारा स्थापित होती है। ठीक है, जन संस्थाएं जनता के अधिकार संरक्षण में सफल है। न्यायालय, मानवाधिकार आयोग और अन्य विधि संस्थाएं द्वारा नागरिकों के हितों की सुरक्षा, संविधान का अनुच्छेद 32 द्वारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए बनी संस्थाएं नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य के लिए विभिन्न संस्थानों पर जन औषधि केंद्र। ठीक है, संसद, पंचायतें और अन्य प्रशासनिक संस्थाएं जनता की आवाज़ के नीति निर्माण में शामिल करती है। पर्यावरण संरक्षण मुद्दे। ठीक है, जन संस्था द्वारा समाज में जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। निर्वाचन आयोग। ठीक है, सफल नहीं है क्योंकि जनता की कम भागीदारी है। संस्थाओं में स्लो प्रशासन, न्याय देरी में कानूनों गलत इस्तेमाल है, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है। ठीक है, उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जन संस्थाएं निश्चित ही जनता के अधिकार संरक्षण के लिए बनी, किंतु आंतरिक समस्याओं वैसे पूर्ण सफल न होने के कारण सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। थोड़ा ना यहाँ पे और पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर भी अच्छा है, परंतु देखो दो पक्ष हमेशा रखो, कमियाँ दोनों तरफ से होती है। एक जनता की तरफ से कुछ कमियाँ होती है, कुछ प्रशासक के जो है या तकनीकी कमियाँ होती है वो भी होती है, तो थोड़ा इस तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, तो वो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। ठीक, बन अच्छा है। ठीक है, देखो, औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक व आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों ने जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी करें। तो आपको बताना कैसे ये सामाजिक व आर्थिक क्रांति भी आती है। ठीक है, जिसने लोगों को जीवन जीने का ढंग ही परिवर्तित कर दिया। कमेंट करना आपको, तो बताना कि हाँ परिवर्तित भी किया, नुकसान भी पहुँचाया, वो सब सारी चीज़ें रहेगी। 1760 के आसपास ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति, जिसके द्वारा हस्तशिल्प को प्रस्तापित कर शक्ति को संचालित यंत्रों का प्रयोग हुआ, जिसमें औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हो, परिणाम तो सामाजिक व आर्थिक पक्ष भी प्रभावित हुए। ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है। देखते हैं औद्योगिक क्रांति कारण। अब देखो देखा जाए तो इसमें औद्योगिक क्रांति कारण नहीं पूछ रहा। अब देखो ये चीज़ समझो,
मैं पहले भी बताया हूँ आप लोगों को, एक्स्ट्रा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसी से नंबर मिलते हैं। अब ये देखो, ये चीज़ लिखने से आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, नुकसान नहीं होगा पर फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, आप ये चीज़ हमेशा याद रखना। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ, व्यापारी वर्ग, पूंजी उपलब्धता, वैज्ञानिक आविष्कार को प्रोत्साहन, राजनीतिक स्थायित्व या स्वशासन, कुशल कारीगरों की उपलब्धता, ब्रिटेन में लौह में कोयला की खदान का आसपास होना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, पर ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन की। तकनीकी परिवर्तन, डाक तार का उपयोग संचार उद्योग में, जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार, हेनरी बेसमेंट द्वारा इस्पात निर्माण तकनीक, इसमें कोयला लौह शुद्धिकरण संभव। देखो क्वेश्चन पढ़ो, औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं, अभी तो सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के जीवन को ढंग से परिवर्तन कर दिया। तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको ये बताना कि कैसे है जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति थी जो जिसने लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया, जिसमें ये पॉइंट जो मत ही लिखो। सामाजिक परिवर्तन, नए सामाजिक वर्गों को दे, मजदूर और पूंजीपति वर्ग, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, बेरोजगारी में वृद्धि, मानवीय संबंधों में गिरावट, संयुक्त परिवार से बिखराव तथा एकल परिवार की संकल्पना, उपभोक्तावादी नई संस्कृति का विकास। ये हुई ना बात, ये पॉइंट लिखने हैं आपको। अब देखो, सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के जीवन जीने को ढंग परिवर्तित कर दिया। अब ये चीज़ पे फोकस करना मेन। वस्तु की उपलब्धता बढ़ने से औद्योगिक पूंजीवाद का विकास, औद्योगिक केंद्रों के पास नवीन नगरों का विकास जैसे लंदन, बैंकिंग मुद्रा का विकास, कुटीर उद्योगों का विनाश, राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण। अब देखो क्वेश्चन में फिर 12 बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि औद्योगिक क्रांति जो होती है केवल तकनीकी क्रांति नहीं थी, अभी तो सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी। तो इसने समाज में कैसे बदलाव लाए और आर्थिक क्षेत्र में कैसे बदलाव लाए, जिससे लोगों का जीवन ढंग परिवर्तित हो गया। तो परिवर्तित याद रखना, कैसे परिवर्तित, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। मलिन बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव ये रहता है कि कोई इसमें कुछ जो मध्यम वर्ग है वो नया उभर के आता है पहले, ठीक है, साथ में रोजगार मिलते हैं, संरचनात्मक जो उद्योगों उनकी विशेषता मतलब उसको बढ़ावा मिलता है, मतलब फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, तकनीकी शिक्षा तो मिलती है उसे, देखो उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही लिखना है, ये चीज़ याद रखना। गौरतलब है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ऐसा महत्वपूर्ण क्षण था जिसने मनुष्य के जीवन की दिशा बदल दी। कोई भी क्षेत्र चाहे वैचारिक और राजनीतिक से अछूता नहीं रह पाया। जैकोबियंस कौन थे, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। रेडिकल विचारों वाले जैकोबियंस एक कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरा, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी राजशाही को समाप्ति कर फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना करना था। एकदम सही है। जैकोबियन की फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका, क्रांतिकारी गणराज्य की स्थापना, किंग लुईस 16वें शासन का समाप्त कर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक सुधार और नीतियाँ, कृषि सुधार लागू किए, सामंतवादी विशेषाधिकार को समाप्त किया, अधिकतम मूल्य निर्धारण किया ताकि गरीबों में आवश्यक वस्तु सस्ती मिले, ठीक है, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की, गणतंत्रवादी गुण के अवधारणाओं के अंतर्गत नागरिक चेतना तथा देशभक्ति को महत्व दिया। नकारात्मक पक्ष, ठीक है, आतंक का शासन, क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल द्वारा हजारों लोगों को देशद्रोही बनाकर मारा, कट्टरपंथी नीतियों के कारण जैकोबियंस का जनता में कम समर्थन, पतन, पूर्व सैन्य नीतियों के कारण रोबेस्पियर गिरफ्तार, इसके बाद जैकोबियन क्लब भंग कर उदारवादी सरकार की स्थापना। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि जैकोबियंस फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रभावशाली समूह के प्रतिनिधि थे, किंतु अपनी निरंकुश व कट्टरवादी रवैये के परिणामस्वरूप अपने शासन को पतनशील होने से नहीं बचा सके। हालांकि उनकी विरासत आज भी लोकतंत्र और क्रांतिकारी आदर्श में देखी जाती है। निष्कर्ष, इतना बड़ा लिखने से बचना, ये मैच्योरिटी को शो नहीं करता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे ध्यान दो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आप धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करो। भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए, लाइट डालना है। भगत सिंह का क्रांतिकारी दर्शन उनके विचारों कार्यों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जिससे केवल सशस्त्र विद्रोह तक सीमित न होकर एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक क्रांति का आह्वान करता है। क्रांतिकारी दर्शन कहता है भगत सिंह लिए क्रांति का अर्थ केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना है भर नहीं था, अपितु एक नए शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना था जहाँ किसी भी व्यक्ति के शोषण करने का मौका प्राप्त न हो। एकदम सही बात है। लेनिन के समाजवाद से प्रभावित भगत सिंह राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति से एक कदम आगे आर्थिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे, ठीक है। भगत सिंह ने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना, लेकिन चूंकि धर्म को राजनीतिक और सामाजिक शोषण का उपकरण मानते हुए इसके खिलाफ थे, जिसमें वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में नास्तिक क्यों में किया। एकदम सही बात है। चूँकि ब्रिटिश शासन के समर्थक ये भारतीय पूंजीपति वर्ग भी कर रहा था, अतः भगत सिंह ने अंग्रेजों के साथ इन्हें भी शोषण को छुड़ाने की नीति अपनाने को कहा, ठीक है। भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के लिए नए संगठन जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और नवजवान भारत की स्थापना की। भगत सिंह अहिंसा के पक्षधर थे, किंतु अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने अर्थात संक्रमण काल में उन्होंने बम और पिस्तौल अपनाना क्रांति का साधन माना,
ठीक है। भगत सिंह का मानना था कि बिना ज्ञान और शिक्षा के सच्ची आज़ादी संभव नहीं आता। जेल में उन्होंने कई किताबें पढ़ी। सारे पॉइंट लिखे हैं सही। अब इतना 5 पॉइंट ही लिखो, ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भगत सिंह में क्रांतिकारी दर्शन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समानता, वैज्ञानिक सोच और युवाओं की भागीदारी पर आधारित था। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उनके पास एक नए भारत के निर्माण का दृष्टिकोण था, ठीक है। कंक्लूजन अच्छा है, परंतु थोड़ा शॉर्ट और क्लिप्स लिखो, ज़्यादा और अच्छा रहेगा, ये चीज़ याद रखना। 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना आपको किस प्रकार जो है भारत 19वीं सदी में, ये भी याद रखना, मतलब 1800 से लेके 1900 तक भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन रिनेशा, ठीक है। इसमें राजा राममोहन राय सब आएंगे, याद रखना। भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, ठीक है। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, जिसने भारतीय जनमानस में तर्कवाद, बुद्धिवाद, चिंतन मनन, मानववाद जैसी युक्तियों से परिचित करवाई, अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों से परिचित करवाया। भारत के विकास में सहयोग। 19वीं सदी के पुनर्जागरण आंदोलन भारतीय लोगों में आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रति दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसने निश्चित ही समाज को एक नए रास्ते पर चलाया, ठीक है। ये आधा अधूरा कैसे रह गया? अच्छा दोबारा लिखा है क्या आपने? ठीक है। तत्कालीन समय में समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा उन्मूलन के लिए बुद्धिजीवी ने प्रयास किए, जिसने वर्तमान के भारतीय समाज में काफ़ी हद तक कुरीतियों कम किया, ठीक है। यह बच्चा लिखा। सती प्रथा उन्मूलन, राजनीतिक प्रयास, बाल विवाह पदन, ठीक है। विद्यासागर 1800 पर विधवा पुनः पारित, ठीक है। जातिवाद व अस्पृश्यता के लिए ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, ये भी एकदम सही पॉइंट है, अच्छा है। पुनः उदार आंदोलन के दौरान महिला शिक्षा, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाए, जिसने महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाई, जैसे सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि ने महिलाओं से समान अधिकार दिलाने की दिशा में कार्य किया, ठीक है। धार्मिक सुधार में सांस्कृतिक जागरूकता पर जोर देते थे। राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने आदि ने सभी धर्मों सारे एक ही बताते हुए मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के द्वारा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास का विरोध, शेर अहमद खान द्वारा मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा का जोड़ना, ठीक है। इस समय में लगभग सभी बुद्धिजीवियों ने शिक्षा एवं बौद्धिक विकास पर जोर दिया, इसलिए 1857 में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास खोले गए, ठीक है। इस समय परिस्थिति ने भारतीय में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति प्रेरित किया, अर्थात भारतीय में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना को जन्म दिया, जो कि कांग्रेस के आंदोलन से प्रेरणा बना, ठीक है। अतः स्पष्ट 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने जो परिवर्तन भारतीय समाज में निश्चित रूप से आज के भारत के लिए उसने आधार तैयार किया और भारत की प्रगति की दिशा निर्धारित किया। स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका थी, तो आप उस तरीके से भी लिखोगे तो, क्योंकि देखो शिक्षा मिली, दूसरी बात जो सामाजिक जकड़न थे उनसे मुक्ति मिली, तो उससे मुक्ति मिलेगी तभी तो भाई अंग्रेजों से लड़ पाएंगे ना, ठीक है। अच्छा पॉइंट लिखा आपने, एग्जाम्पल अच्छे दिए हैं सारे से, ठीक है। बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है, ठीक है, अपने चारों तरफ जो देखता है, ठीक है। इस कथन के आलोक में मूल्य के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। भूमिका देखो सभी मतलब सकारात्मक रही, नकारात्मक, दोनों पर सीखा रखना। मूल्य से तात्पर्य विश्वास, आदर्श व आकांक्षाओं से है, जो व्यक्ति के आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होता है। यह मूल्य संस्कृति और समाज के सापेक्ष होता है। मैं फिर बार बार बता दूँ, यहाँ एग्जाम्पल लिखना सीखो, बस सोचिए, और कोई कमी नहीं है। मूल्य निर्माण परिवार की भूमिका, वस्तु परिवार बालक का प्रथम विद्यालय होता है, जहाँ उसके आधारभूत मूल्य का विकास होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सदस्य मूल्य, जैसे माँ से दया, करुणा, पिता से, ठीक है, दादा दादी से, ठीक है। परिवार में बालक अपने से बड़े जो देखता है उसी अनुसार उसमें सकारात्मक नकारात्मक मूल्य विकसित होते हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, जैसे परिवार द्वारा जाति प्रथा का समर्थन, लैंगिक भेदभाव, एकदम सही बात है, पितृसत्तात्मकता यहीं से सीखता है। समाज की भूमिका, बालक अपने संपूर्ण जीवन में समाज से अंतर्क्रिया करता है। यह समाज में जो मूल्य स्वीकृत होते हैं, फिर वो चाहे अच्छे हो या बुरे, उन्हें अपने अंदर समाहित कर अपने व्यक्तित्व को निर्धारण करता है। शिक्षा मूल्य, साहस, प्रेम, अहिंसा, भ्रष्टाचार मुक्त, खुशी, प्रेम, नैतिकता। मैं थोड़ा यहाँ पे नकारात्मक पॉइंट भी लिखो, धार्मिक सांप्रदायिकता, दूसरों के निजता के अधिकार का सम्मान करना, अगर वो सीखेगा उल्लंघन करना तो वो सीखता है। अतः निष्कर्ष यह कहना ठीक होगा, बालक अपने मूल्य का विकास अपने आसपास की परिस्थितियों परिस्थितियों के अनुसार करता है। थोड़ा इसमें एग्जाम्पल लिखो कंक्लूजन में, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की भूमिका क्या है, ठीक है, उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन सरकार की उन गतिविधियों से जुड़ा है जो नीति निर्माण, उसके क्रियान्वयन, लोक सेवाओं की आपूर्ति और प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होती है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव की भूमिका नीति निर्माण में समाज में व्याप्त समस्याएं, आवश्यकताएं, नई नीतियाँ बनाने को प्रेरित करती है।
याद रखना, इसका पूछा है, सोशल इन्फ्लुएंस का पूछा है, ठीक है। स्वच्छता जागरूकता के लिए 2014 में, हाँ सही है। प्रशासनिक पारदर्शिता जवाबदेहिता, समाज प्रशासनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, डिजिटल गवर्नेंस, डिजी लॉकर, ठीक से उमंग ऐप, सामाजिक विविधता और समावेशिता के लिए नीति जिससे सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो, आरक्षण नीति, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता से प्रशासन में आम जनता की भागीदारी, जल शक्ति अभियान, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, समाज में बनने वाले विभिन्न आंदोलन तथा यथा पर्यावरण का या भ्रष्टाचार से संबंधित, तब सरकार को नई नीतियाँ कानून लागू करने होते हैं। निर्भया कांड, चिपको आंदोलन, जन लोकपाल अधिनियम आदि। निष्कर्ष यह कहना तार्किक है कि लोक प्रशासन और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में बदलाव के साथ साथ लोक प्रशासन को भी अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ती है। यह लोक प्रशासन के प्रभावी होने उसके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। मतलब देखो, क्वेश्चन ये है कि लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है, सोशल इम्पैक्ट कैसे प्रभाव डालता है लोक प्रशासन में, ठीक है। देखोगे तो दोनों भी एक ही हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध, अरे एक बाल्कनाइजेशन उसको भी बोला जाता है जब भारत को विभाजन किया जाता है, उसको भी बोला जाता है, ठीक है। बाल्कन संकट अपन, ठीक है। बाल्कन संकट 19वीं और 20वीं शताब्दी शुरुआत में यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, जातीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की स्थिति को संदर्भित करता है, ठीक है। आपने ये समझा दिया यहाँ पे। अब प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। बाल्कन संकट की प्रथम विश्व युद्ध में भूमिका, यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव को बढ़ावा, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा। बाल्कन संकट के तनाव ने यूरोपीय शक्तियों को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। यहाँ पे देखो वो कौन से गुट थे। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने अधीन कर लिया, जिससे रूस और सर्बिया के बीच रास्ते खराब हुई। बाल्कन संकट ने यूरोपीय शक्तियों के बीच आपसी विश्वास को किया, जिससे वे आसानी से युद्ध में शामिल हो गए। बाल्कन क्षेत्र में अखिल स्लाववादी आंदोलन ने ऑस्ट्रिया व सर्बिया के बीच तनाव उत्पन्न किया, जिसमें रूस का समर्थन सर्बिया को एवं जैसे जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया तो बाल्कन एक अखिल भारतीय मुद्दा बना। अरे अखिल भारतीय नहीं, तो ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ो। इसके कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में बाल्कन संकट ने धूल का काम किया, जिसने अंततः 1914 में युद्ध का जन्म दिया। धूल है ये क्या है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छे से क्लियर किया करो। अन्य प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, व्याख्या कीजिए। अनेक प्रकार से, हाँ ठीक है, व्याख्या करना है। ब्रिटिश शासन के योग्यतम गवर्नरों में से एक, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कोई भी अवसर नहीं छुपाया। उसके साथ साथ उसने अपने सृजनात्मक क्षमता में बल पर आधुनिक भारत की नींव भी रखी। आधुनिक भारत की नींव, शिक्षा का भूमिका, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ें याद रखना, ये सब आएगा। योगदान कैसे है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे का विकास 1853 डलहौजी काल में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश का वाणिज्यिक हित था तथा भारत के भावी विकास का आधार भी बना, ठीक है। डलहौजी ने शिक्षा सुधार के उद्देश्य चार्ल्स वुड के नेतृत्व में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा के लिए व्यापक योजना बनाई। वो डिस्पैच आता है। बाद में टेलीग्राफ सेवा का आरंभ करता भी डलहौजी था, जिसने पहली बार कलकत्ता में पेशा और बम्बई और मद्रास का विकास किया, ठीक है। आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना की डलहौजी ने, ठीक है। बाद में इसी के समय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना हुई, सही है। निष्कर्ष यह कहना उचित है कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत के विकास की नींव रखी, परंतु ये समस्त विकास ब्रिटिश को अपने शिक्षितों से प्रेरित था। एकदम सही बात है, ठीक है। व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सशस्त्र विद्रोह में महिलाओं को क्या योगदान था, चर्चा कीजिए। डिस्कस करना है, तो लिमिटेशन ही बतानी पड़ेगी, दोनों बताना पड़ेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वर्णन महिलाओं को उल्लेख किए बिना अधूरा रहेगा। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों कुरीतियों के बंधन के बावजूद हर धर्म वर्ग की महिलाओं ने योगदान दिया है, ठीक है। नाम जरूर आना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में महिला का योगदान। स्वतंत्रता संग्राम में केवल अमीर वर्ग की नहीं बल्कि सभी वर्गों की महिला का योगदान था। जैसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी राजघरानों की महिलाओं के साथ साथ दिल्ली उत्तर प्रदेश के
कोटों की गणिकाओं का भी योगदान रहा। ठीक है। विभिन्न विचारधारा की महिलाओं का योगदान, प्रगतिशील विचारधारा जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो वहीं बुर्के में रहने वाली आबादी बानो बेगम द्वारा 19 में लखनऊ में विरोध। ठीक है। महिला की भागीदारी में धर्म और आय भी कोई बंधन नहीं था। बेगम साफिया, रेहान तैयब जी, मैडम रिकाजी कामा जैसी महिलाएं भी धर्मों से 14 वर्ष की आयु में रानी गादुलिनी द्वारा पूर्वोत्तर विद्रोह। ठीक है। स्वतंत्र संग्राम में सरोजिनी नायडू और अरुणा पल्ली द्वारा संघ आंदोलन, कल्पना दत्त आदि द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सभी बंधनों से परे महिलाओं ने बड़े पैमाने पर योगदान दिया। रखो एक मिनट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सशस्त्र विद्रोह में, ठीक है, महिलाओं का क्या क्या योगदान था। आपको ये नहीं बताना कि महिलाओं ने क्या क्या, कौन कौन सी महिलाएं थी, किस एज की थी, वो नहीं बताना। अब जैसे मैं बताता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में या स्वदेशी आंदोलन में देखोगे तो इन्होंने का क्या योगदान था। शराब की दुकानों पे आगे जाके बैठ जाना, ठीक है, वो बहुत बड़ा योगदान रहा इन्होंने। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखो आप। महिलाओं क्या योगदान था, आपने तो ये बताया कौन से वर्ग से महिलाएं पार्टिसिपेट की है, वो मत बताओ। जैसे सरोजिनी नायडू का धरसना जो था, नमक वहाँ पे जो है धरना दिया जाता है, ये उनकी भूमिका रहती है। ठीक है। और खादी जो प्रोग्राम था उसको बढ़ाने में इनका योगदान रहता है। स्वदेशी आंदोलन जो है उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें आएगी उसमें, ना कि ये नहीं बताना कि आपको किन धर्म से थी, क्या थी, वो नहीं। नीति मूल्य सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कैसे इसको सुदृढ़ किया जा सकता है कि नीति मूल्य सुदृढ़ीकरण चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, विवेचना कीजिए। ठीक है, देखते हैं। नीति मूल्य सुदृढ़ीकरण से तात्पर्य नीति सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट, अधिक सशक्त और व्यवहारिक बनाना ताकि व्यक्ति को समाज में आदर्श आचरण स्थापित कर सके। एग्जाम्पल लिखो, ये चीज़ याद रखो। सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया परिवार द्वारा आधारित मूल्य का विकास। ठीक है। शिक्षण संस्थान नीति मूल्य विकास, व्यक्ति निर्माण, समाज के अच्छे आदर्श, महापुरुष के आदर्श मूल्य मजबूती, आचरण की समस्या, आत्मसंयम अपनाना, व्यवहारिक अनुभव और आवश्यकता पर सुधार। चरित्र का निर्माण कैसे होता है, सकारात्मक पक्ष, चरित्र में स्थिरता आती है, सही गलत में भेदभाव, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण का विकास, विश्वसनीयता और सामाजिक सम्मान प्राप्ति, दीर्घकालिक सफलता और संतोष। नकारात्मक पक्ष, नैतिक मूल्य सुदृढ़ीकरण से कभी कभी नैतिक मूल्य इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वे रूढ़िवादी मानसिकता को प्रतिनिधित्व करने लगता है। हिंदू समुदाय में विधवा विवाह का समर्थन न देना। ठीक है। निष्कर्ष से स्पष्ट है कि नैतिक मूल्य सुदृढ़ीकरण से व्यक्ति का चरित्र न केवल मजबूत और विश्वसनीय बनता है, बल्कि यह व्यक्ति को ईमानदार, जवाबदेही भी बनाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग तो होती है। ठीक है। मूल्य क्या है, इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। मूल्य से तात्पर्य विश्वास, आदर्श व आकांक्षाओं से हैं जो व्यक्ति के आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। ये मूल्य समाज तथा संस्कृति के सापेक्ष होते हैं। ठीक है। जैसे करके लिखो जरूर। सार्वभौमिकता, सभी समाज और संस्कृति समय संदर्भ महत्वपूर्ण है। शांति, सत्य, अहिंसा। ठीक है। नैतिकता, मूल्य नैतिकता का आधार है, सही गलत के बीच में मदद करता है। झूठ बोलना नैतिक जबकि ईमानदारी नैतिक है। ठीक है। सामाजिक स्वीकार्यता, मूल्य समाज की संस्कृति, परंपरा, आदर्शों के सापेक्ष होते हैं। भारतीय परंपरा बड़ों को सम्मान और संयुक्त परिवार व्यवस्था की स्वीकृति है। प्रेरणादायक शक्ति, मूल्य व्यक्ति को और समाज को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के सत्य, अहिंसा भारतीयों के प्रेरणादायक बने। परिवर्तनशीलता, मूल्य समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किंतु अन्य मूल्य तत्व स्थिर है। प्राचीन समय में जाति प्रथा प्रभावी, परंतु वर्तमान में समानता, सामाजिक न्याय के मूल्य के प्रभावी। ठीक है। निष्कर्ष से कह सकते हैं कि मूल्य के केंद्रीय तत्व व्यक्ति को, समाज को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रकाश डालने को बोला है। ठीक है। देखो एथिक्स का आप अच्छा लिख रहे हो, बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ थोड़ा बहुत एक आध एग्जाम्पल जोड़ना सीखो और ओवरऑल ठीक है बस। और सब कुछ कर थोड़ा एग्जाम्पल और थोड़ा करंट के रिलेवेंट एग्जाम्पल डालो। ठीक है। ब्यूरोक्रेट, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। ओवरऑल सब कुछ ठीक लिख रहे हो, बस कंटिन्यू करते रहो। थोड़ा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे अब धीरे धीरे काम करना शुरू करो। मेन बॉडी में ठीक है, कंटेंट अब सही जा रहा है, बस अब ये कि थोड़ा फ्लो चार्ट, डायग्राम ये अगर जहाँ बना सकते हो बनाओ, मैं पे बनाने की भूमिका जहाँ मिले। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कभी नई सेशन के साथ।